हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं हमारे चैनल पे, जो आपकी देखिए यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट बेस जो है करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, जो है सब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर। कल आपकी जो है क्लासेस नहीं आई थी और आज जो आपकी थोड़ी सी लेट क्लासेस आ रही है, लेकिन आ रही है। ठीक है, तो क्लास का जो समय है, डेली की जो क्लास है वो देख लीजिए। डेली जो आपको देखिए 10 बजे मिलती है, कल आपको नहीं आई थी, और आज जो आपको देखिए 12:30 बजे मिल रही है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अभी कल से जो है आपका टाइम शेड्यूल वापस इसी टाइम पे आएगा। तो सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 होती है। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा के शिक्षा का डिस्क्रिप्शन में जो है इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया होगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए हमारे इंस्टाग्राम के लिंक से जुड़िए, वहाँ पे जो है आप अपना क्वेश्चन हमें भेजिए, हम उसका आंसर देंगे आप सभी को। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को अभी तक एक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। ठीक, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते रिक्त स्थान ने हराया था। किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुलेमान शिको ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, शाहजहां के देखिए 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। ठीक है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को जो है दारा के पुत्र सुलेमान शिको ने पराजित किया था। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा पहले पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, दूसरे पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। ठीक है, पूछा गया आपका हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी साथियों? बताइए, हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौशल, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है दूसरे पे आपका सही। ठीक है, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा दूसरे पे आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, तीसरे पे बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 258 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत पे साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए कौन था? सॉरी, तबीयत खराब है, इसकी वजह से आपके देखिए कल वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अभी जो है आ जाएगी अभी। ठीक, चलिए वापस देखते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 258 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को जो है बढ़ाया था। कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बिंदुसार, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन तीसरे पे आपका राइट है। ठीक है, मौर्य सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। ठीक है, याद रखिए, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपके बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार को जो है अमृत घात, सींगसेन, अजात शत्रु, वरिसार भी कहा जाता था। ठीक है, बिंदुसार जो है महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, याद रखिएगा। ठीक है, बिंदुसार को जो है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जो है जाना जाता था, क्योंकि वह प्रसिद्ध महाकर्मी महापराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान राजा अशोक के जो है पिता थे। इसकी वजह से उन्हें देखिए पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, चौथे पे उत्तर देंगे राइट आंसर। मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? बताइए, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर जो है शालीमार बाग का निर्माण करवाया साथियों? तो आपका राइट आंसर कश्मीर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवें पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर को। पूछा आपका वैदिक सभ्यता किस नदी के घाटी पर जो है मतलब नदी के तट पर विकसित हुई थी? बताइए,
वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? पांचवें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर सरस्वती नदी जो आपका दिया गया है, डी वाला ऑप्शन पांचवें पर आपका सही उत्तर। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई थी वो आपकी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका जो नाम है वैदिक सभ्यता पड़ा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे बताइए? गदर आंदोलन जो है इसके नेता कौन थे साथियों? तो आपका राइट आंसर लाला हरदयाल जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प छठे पे आपका सही। ठीक है, गदर आंदोलन भारत की राजधानी आजादी भारत की आजादी के, ठीक है, गदर आंदोलन जो है भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। ठीक है, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदीप सिंह आदि जो है इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। याद देखिए, गदर आंदोलन सेना गदर आंदोलन जो आपके सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा जो है 1913 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे सातवें पे उत्तर देंगे। तो 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था बताइए? 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में जो आपका महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? सातवें पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक, आठवां नंबर है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब सम्मिलित? बताइए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को। आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो है बनाई गई थी। इसका निर्माण जो है नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा के से हुआ था, याद रखिएगा। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्य सहित कुल 12 सदस्य जो है शामिल हुए थे। ठीक है, 3 मुस्लिम थे और मिला के जो है कुल 12 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग जो है 24 अक्टूबर 1946 को इस सरकार में जो है शामिल हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिए, पूछा गया आपका 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल रैडक्लिफ जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन 90 पे आपका राइट है। ठीक है, रैडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। याद है सर, सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण जो है किया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 10वें पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही का। वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक जो है पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने वर्ष 1983 में जो है कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक जो है पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का जो उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। बताइए कौन से नेता थे साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंद्रशेखर, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ठीक है, तो आपका उत्तर तस्मानिया हो जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन देगा 11 पे आपका राइट है। ठीक है, तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी जो आपकी होबार्ट नगर है। ठीक, क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए, नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा नवसारी, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 12 पे आपका राइट है। ठीक है, नवसारी जो है भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप है और यह कभी कभी उसका जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यह शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर नहीं होगा। ठीक है, बाकी नासिर, नांदेड़, निजामाबाद जो है आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका उत्तर देने की कोशिश करें। 13% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो आपका इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से किस देश निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर इंडोनेशिया के जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 13 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। इसकी स्थिति जो है बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है और इसके निकटतम देशों की बात करें तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 14 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। क्या पूछेगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 14 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 पर उत्तर देंगे सही उत्तर का। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, क्या था आपका, कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है भारत में मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है। गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर, राज्यों की जो राजधानियों में से भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले आपका क्वेश्चन था 15 नंबर। ठीक है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सभी को पता होगा सऊदी अरब, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। एशिया के देशों में सऊदी अरब तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 16 पर उत्तर देंगे। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था, बताइए। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को जो है शामिल किया गया था, राज्य कर की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंगी को, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया था। ठीक है, जीएसटी में राज्य सरकार की चुंगी को भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पर उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो आपका सी ऑप्शन दिया गया 17 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। क्या पूरे पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, बताइए इसका सही उत्तर। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश है किसके द्वारा की गई थी साथियों, 18 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश आपकी जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी, फटाफट इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर, बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर है, तो सभी का उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, बताइए। भारत सरकार का कौन सा जो मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, 21 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 21 पे आपका राइट आंसर। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपका 22 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूछेगा भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, बताइए। भारत का जो संविधान है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या राज्यसभा को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत का जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का जो है मुख्य वकील होता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी का सही उत्तर क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। भारत का जो मूल रूप संविधान है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, बताइए। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है,
भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। रफी अहमद किदवाई की बात करें तो आपके एक राजनीतिक थे। कैलाश नाथ काटज की बात करें तो ये आपके देखिए एक राजनेता थे। सॉरी, कैलाश नाथ कटिज उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे और एक राजनेता थे। ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एक आपके राजनेता होने के साथ साथ एक लेखक थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दोष सिद्धक संदर्भ के संरक्षण से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है। अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने से करने का अधिकार है इसमें। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 24 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 25 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य के कितने से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हो। साथियों इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के कहा गया है कि, ठीक है, 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे उत्तर देंगे। सही उत्तर ध्यान से देखिएगा, बताइए महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है, बताइए। साथियों इसका सही उत्तर क्या, महाधमनी जो होती है किसके शीर्ष पर शुरू होती है। तो देखिए महाधमनी जो है शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है, जो हृदय के बाएं आलिंद से शुरू होती है। ठीक है, बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टियम। ठीक है। तो जो आपका दिया गया बायां आलिंद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 27 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात का ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत का आवरण करना होता है। किसकी, बताइए। ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना क्या होता है साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा जस्ते की, जो आपका दिया गया बी विकल्प 27 पे आपका सटीक। ग्लेवेनाइजेशन ये आपका धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे को ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। इससे धातु का जो है क्षरण रुक जाता है। इस प्रक्रिया को जो आपका इस प्रक्रिया को जो आविष्कार है आपका 1837 में पेरिस के मोसियर स्टैनिस्लॉस सेलॉर ने किया था। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 28 पे उत्तर देंगे। C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, बताइए। C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं साथियों। 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 12 पंचभुज तथा 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। तो जो आपका टी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। C60 एक अणु है, ठीक है। C60 का अर्थ आपका फुलरीन होता है। ठीक है। C16 का जो अर्थ है फुलरीन से है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल के समान छोटे होते हैं। इसमें देखिए 12 पंचभुज व 20 षटभुज होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 पे उत्तर देंगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह क्या, बताइए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से लेकर 95% तक कार्बन होता है वह क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा एंथ्रोसाइड। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका एंथ्रोसाइड में आपका क्या होता है 80 से 95% आपका कार्बन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और उसका उच्चतम मतलब सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रोसाइड। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक, बताइए। किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी जो है आपके संघनन बहुलक हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी को छोड़कर। ठीक है। पीवीसी को छोड़कर सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो संघनन बहुलक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी यहाँ तक सभी का ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चाहे पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चाहे पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।